Good morning, students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. आज हम आरोह पुस्तक में चैप्टर नंबर 12 रीड करेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध बाजार दर्शन इस पाठ में है, जिसमें उन्होंने गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये इनके उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब ये इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने कुछ विचार प्रधान निबंध भी लिखे हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार सम्मान से भी नवाजा गया है और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका देहावसान सन 1990 में हुआ। हिंदी में प्रेमचंद की बात सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का उदान यानी योगदान बहुत व्यापक है और कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की जो पहचान है अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में सबसे ज़्यादा रही है। प्रस्तुत पाठ बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग हमें देखने को मिलता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख यानी ये निबंध आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभवों को बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है, कैसे हमको अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। चलिए शुरू करते हैं। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, मामूली यानी साधारण सी चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी मतलब उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है यानी महत्ता है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। इसमें लेखक ने बताया है कि एक बार उनके मित्र मामूली सी चीज खरीदने बाजार गए, परंतु जब वे लौटे तो उनके साथ बहुत सारे बंडल थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका सारा दोष अपनी श्रीमती यानी पत्नी पर थोप दिया। तो लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं कि पत्नी की वजह से ही उन्होंने ये सब फालतू सामान खरीदा है। लेकिन लेखक मानता है कि ऐसी फालतू चीज़ों के पीछे एक और अन्य तत्व है, वह है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी।
पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असवाब, असवाब कहते हैं सामान को। मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसों को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं, यानी आवश्यक नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला फूला रहता लेखक है। बताते हैं कि पैसा पावर है, पैसा शक्ति है। उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी इत्यादि इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे को पावर मानकर उसे फालतू खर्च करने के बजाय जोड़ने में लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले रहते हैं, यानी अभिमान से भरे हुए रहते हैं। इसके बाद लेखक ने अपने मित्र से पूछा, यह कितना सामान ले आए? तो मित्र ने उनके सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ, यानी उनके पास रेल टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचा। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, यानी उनके पास यदि और पैसा होता तो वे और फालतू चीज़ें खरीद कर ले आते। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति। उनके पास चूंकि पैसा था, इसलिए उन्होंने फालतू सामान भी खरीद लिया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। लेखक कहते हैं कि परचेजिंग पावर और मनी बैग के अलावा भी फालतू चीज़ें खरीदने के पीछे एक और तत्व कार्य करता है। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, यानी उसका भी इस कार्य में बहुत कुछ हाथ है, और वह है बाजार। वह महत्व है बाजार, यानी बाजार ही मनुष्य को फालतू चीज़ें खरीदने के लिए भी आकर्षित करता है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए, यानी बेवजह ही ले आए। मेरे मित्र ने कहा, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते कि बेहया ही हो जो न फंसे, यानी जो बेशर्म होता है वही इस बाजार के आकर्षण में नहीं फंसता है। इसके बाद लेखक बाजार के आकर्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लेखक बाजार के आकर्षण का वर्णन अपने मन में कहते हुए कहते हैं, ठीक, बिल्कुल, बाजार सभी को आकर्षित करता है। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है? हरज यानी हानि। अजी आओ भी। इस निमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। ऊंचे बाजार यानी जो शॉपिंग मॉल होते हैं, डीमार्ट वगैरह या सुपरमार्केट जो होते हैं, वहाँ बाजार चुपचाप अपने ग्राहकों को आमंत्रित करता है, और उससे क्या होती है? चाह जगती है, यानी तृष्णा जगती है। नई नई चीज़ों को खरीदने की इच्छा पैदा होती है। चाह मतलब अभाव, जिस चीज़ का हमारे पास अभाव है लेकिन हमारे लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को खरीदने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है, यानी कितना कम है। परिमित यानी कम है, और यहाँ कितना अतुलित है, यहाँ कितना सारा है, बहुत सारा, ओहो। तो इसमें लेखक कहता है कि बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को, ग्राहकों को मोहित करता है। वह लूटने के लिए
प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है परंतु आग्रह नहीं होता, यानी कि वे आपको सामान देखने के लिए आमंत्रित तो करते हैं लेकिन विशेष आग्रह नहीं करते कि आप उसको लो। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार क्या कर देता है, उसको पागल बनाकर छोड़ देता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े, यानी यदि कोई यह नहीं जानता कि वह बाजार क्या खरीदने आया है तो बाजार की जो वस्तुएं हैं, बाजार का जो आकर्षण है, उस व्यक्ति को व्याकुल बना देता है। विकल क्यों? पागल, यानी व्याकुल के साथ साथ उसको पागल भी बना देता है। वह उन सब चीज़ों को खरीदने के लिए बेताब होता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। आगे लेखक अपने दूसरे मित्र का अनुभव बतलाते हुए कहते हैं कि एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कई शाम को वापिस आए और आए तो खाली हाथ। तब लेखक ने उनसे पूछा, कहाँ रहे? तो उनके मित्रों ने जवाब दिया, बाजार देखते रहे। लेखक ने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? तब मित्र बोले, क्यों? बाजार को ही देखता रहा। तब मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, लाए तो कुछ नहीं। तब मित्र ने कहा, हाँ, पर यह समझ में नहीं आता था कि न लूँ तो क्या, यानी क्या न लूँ। मैं तो सभी सामान लेना चाहता था लेकिन मैं यही सोचता रह गया कि क्या लूँ। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तब लेखक ने कहा, खूब, ये भी खूब रही। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास यानी दुखदाई, गति नहीं होगी न कर्म। तो इसमें लेखक अपने दूसरे मित्र का अनुभव बतलाते हुए कहते हैं कि एक दिन उनका एक मित्र दोपहर को बाजार गए और शाम को लौटे बिल्कुल खाली हाथ, और पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था इसलिए कुछ भी न ले पाए, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब है शेष सभी वस्तुओं को छोड़ना। और सही बात थी। अगर आप अपनी चाह का पता नहीं रखते हैं, यानी आपको ये पता नहीं है कि आपको बाजार से क्या लेना है, तब सब और की चाहे यानी इच्छाएं घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती। अब लेखक बाजार के जादू का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाजार में एक जादू है। वह जादू आँख की राह यानी रास्ते काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, सेक यानी तपन, पर इससे अभिमान की गिल्टी यानी गांठ, गिल्टी कहते हैं गांठ को, और खुराक ही मिलती है यानी और अधिक पोषित होती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, यानी कम बंधी होगी, उसकी जो मजबूती है वह क्या कम होगी। तो इसमें लेखक कहता है कि बाजार का जादू रूप का जादू होता है और यह आंखों के रास्ते हमारे मन में प्रवेश करता है, और यह तभी असर करता है जब मन खाली
हो। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है, सब चीज़ें खरीद लेने का मन करता है, परंतु यह जादू जब उतरता है तब हमें पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती है। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान अवश्य बढ़ता है, संसार की जकड़ भी बढ़ती है। यानी इस संसार के लोगों के सामने हम अपनी परचेजिंग पावर को दिखाते हैं, पर उस जादू की जकड़ से यानी उसके बंधन से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। यानी कि हम क्या लेने आए हैं हमें यह पता होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। लेखक कहता है कि जब हमें कुछ खरीदना ही नहीं है तब हमें बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, यानी तब हमें लू नहीं लगती है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। यानी कि जब हम अपने मन में कुछ लक्ष्य लेकर कुछ चीज़ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो जो बाजार का जादू है, उसका जो आकर्षण है, वह हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। यानी तब हम अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदकर आनंदित होंगे। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यानी जो बाजार है उसका काम ही है आवश्यकता के समय काम आना, यानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। चिन्ह लेने यानी पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, यानी तुम अपनी इच्छाओं को रोक लोगे यह सब झूठ है। और अगर इच्छा निरोधः तपः यानी इच्छा का निरोध कर लेना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना तप है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। यानी ऐसा तप झूठ है। ऊपर से तो तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम उन सब को पूरा करना चाहते हो, उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, तो ऐसा तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, यानी निर्जीवता है। जड़ता कहते हैं निर्जीव को। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। यानी कोई वस्तु हमें आकर्षित कर रही है तब हम अपनी आँख फोड़ ले या आँखों को बंद कर ले तो क्या हम उससे बचे रह सकते हैं। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है यानी व्यर्थी है। यह तो हट वाला योग है, यानी जिद करने वाला। हम जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें ये नहीं लेना है, लेकिन मन कह रहा है कि लो। शायद हट ही हट है, यानी जिद ही जिद है, योग नहीं है। इससे मन कृश यानी कमजोर भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट यानी विशाल की जगह क्षुद्र यानी छोटा हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है,
हमें पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनाय यानी बिना किसी उद्देश्य के निरुद्देश्य रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। यानी लेखक इसमें बताता है कि मन को बंद रखना, सारी इच्छाओं को, उमंग को मार डालना बिल्कुल सही नहीं है। इससे मन क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है। और जिस मन में लोभ पैदा होता है उसे भी पूरी तरह बंद कर लेना लोभ की ही जीत होती है, उसमें आदमी की हार होती है। इसी तरह आँख फोड़ डालने का आशय लेखक यह बतलाता है कि संसार की जो सारी गतिविधि है उनको अगर हम अनदेखा करते हैं, उनकी ओर से अपने मन को हटा लेते हैं तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि आँख फोड़ डालने पर मनुष्य बेचैन रहता है और तब मन ही मन उसके स्वप्न चलते रहते हैं और मनुष्य उन सपनों के बारे में सोच सोच कर बेचैन रहता है। लेखक ने ऐसे योग को हठ योग बताया है जिसमें हठ ही हठ है, यानी जिद ही जिद है, जिसमें संसार की सारी कामनाओं का, स्वादों का, आनंदों का निषेध है। तो अंत में लेखक बताता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमारी अपूर्णता का बोध हमें कराता है। यदि पूर्ण है तो वह ईश्वर है, हम अपूर्ण हैं, और ऐसा ज्ञानी हमें पूर्ण होने की प्रेरणा देता है और उसके रास्ते बताता है। शेष पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।